नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। बुलेटिन की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से। वैक्सीन की कमी के मुद्दे को लेकर लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि वैक्सीन को लेकर भारत ने 6 महीने की देरी कर दी। अगर बड़े पैमाने पर वैक्सीन का उत्पादन होता तो आज वैक्सीन की किल्लत नहीं होती। केजरीवाल का यह भी कहना है कि अगर सही समय पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाती तो कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप से लोगों को बचाया जा सकता था। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा आरोप केंद्र सरकार के ऊपर। दिल्ली में युवाओं की वैक्सीन खत्म हो गई है। पिछले 4 दिनों से युवाओं के वैक्सीनेशन सेंटर बंद पड़े हैं। बुजुर्गों की कोवैक्सीन भी खत्म हो गई है। हमने केंद्र सरकार को लिखा है, लेकिन अभी तक वैक्सीन आई नहीं है। और ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, देश भर में कई टीका केंद्र बंद हो गए हैं। इतनी महामारी के दौर में इस वक्त तो हमें रोज़ नए नए केंद्र खोलने चाहिए थे। ऐसे वक्त में मौजूदा केंद्र भी बंद हो रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। देश में वैक्सीन की ज़बरदस्त किल्लत है और मुझे लगता है पिछले महीनों में कई बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर अपने देश के लोगों को सही समय पे वैक्सीन लगा दी जाती तो शायद दूसरी वेव के प्रकोप को काफ़ी कम किया जा सकता था। कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी, कई घर बर्बाद होने से बच सकते थे। खैर, जो हुआ उसका कुछ कर नहीं सकते। अब मुझे दुख इस बात का है कि आज भी हम उतनी गंभीरता के साथ काम नहीं कर रहे। मार्च में दूसरी वेव शुरू हुई, हमें उसी वक्त दुनिया भर से वैक्सीन मंगवा के लोगों को लगा देनी चाहिए थी, अपने लोगों को लगवा देनी चाहिए थी। लेकिन उस वक्त सभी राज्यों को कह दिया गया कि आप अपना अपना देख लो, सभी राज्य अपना अपना इंतजाम कर लो। सभी राज्य बेचारे वैक्सीन लेने के लिए पूरी शिद्दत के साथ लग गए। मैं कई मुख्यमंत्रियों के संपर्क में हूं। लगभग हर मुख्यमंत्री ने यहां वहां जहां तहां से वैक्सीन लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2 महीनों से देश का हर राज्य वैक्सीन जुगाड़ने में लगा हुआ है। मेरी जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई भी राज्य शायद वैक्सीन का एक भी एक्स्ट्रा टीका इंतजाम नहीं कर पाया। उन वैक्सीन को छोड़ दीजिए जो केंद्र सरकार ने दिए हैं, उन्हें छोड़ के कोई भी राज्य अपने प्रयासों से किसी भी कंपनी से एक भी एक्स्ट्रा टीके का इंतजाम नहीं कर पाया। वैक्सीन कंपनियों ने साफ साफ कह दिया कि वे राज्य सरकारों से बात नहीं करेंगे, केवल केंद्र सरकार से बात करेंगे। कई राज्य सरकारों ने ग्लोबल टेंडर निकाले, सारे टेंडर फेल हो गए। एक भी वैक्सीन का टीका अभी तक नहीं आया। तो फिर देश वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रहा? इस वक्त हमारा देश कोरोना महामारी के खिलाफ युद्ध कर रहा है। ऐसे युद्ध के समय हम ये नहीं कह सकते कि सब राज्य सरकारें अपना अपना देख लें। कल को अगर पाकिस्तान भारत पे युद्ध करता है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि सारी राज्य सरकारें अपना अपना देख लें, यूपी वाले अपने टैंक खरीद लें, दिल्ली वाले अपने हथियार खरीद लें। ऐसे थोड़ी होता है। हम ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकते। भारत ये युद्ध किसी भी कीमत पे हार नहीं सकता और कोई भी सरकार ये युद्ध नहीं हार सकती। यदि केंद्र सरकार हारती है तो भाजपा नहीं हारेगी, इंडिया हारेगा। यदि दिल्ली सरकार हारती है तो आम आदमी पार्टी नहीं हारेगी, भारत हारेगा। यदि महाराष्ट्र सरकार हारती है तो शिवसेना नहीं हारेगी, भारत हारेगा। ये वक्त भारत देश को एक होकर काम करने का है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल केंद्र सरकार पर हमलावर। चलिए हम बात करते हैं यास तूफान की। कैसे बर्बादी और तबाही लेकर ये यास तूफान आया, कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यास तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के दीघा में कई गाड़ियां पानी में डूब गई। कार और बाइक पानी में डूबी हुई नजर आई। पानी के तेज बहाव की वजह से एक जेसीबी मशीन भी पलट गई। घर और दुकानों में पानी भर गया। कई इलाकों में बिजली भी गुल। आप देख सकते हैं ये रिहायशी इलाका है जहां पर ये समुद्र का पानी घुस गया।
पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में यास तूफान से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। समुद्र का पानी आसपास के निचले इलाकों में घुस गया। कई दुकानों के बाहर भी पानी भर गया। कई गांवों में कमर तक पानी पहुंच गया। तूफान की वजह से लोगों के घरों को काफी नुकसान पहुंचा है। पानी भरने की वजह से कई इलाकों में बिजली भी गुल है। पश्चिम बंगाल के दीघा में यास तूफान का जबरदस्त असर देखने को मिला। तूफान की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कें पानी में डूब गई। ऐसा लग रहा था मानो सड़क समुंदर बन गई हो। सड़कों पर लोगों के घुटनों तक पानी भर गया था। विंड स्पीड है 100 किलोमीटर प्रति घंटा को छू सकता है। तो बहुत ही मुश्किल घड़ी है यहाँ दीघा में या पूर्वी मेदिनीपुर में। और तटीय इलाके के लोगों को तो हटा लिया गया है उनको सुरक्षित स्थानों पर, लेकिन इसके आगे उनकी जिंदगी का क्या होगा वो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और पश्चिम बंगाल के दीघा में यास तूफान की वजह से समुद्र में उफान दिखा। निचले इलाकों में समुद्र का पानी घुस गया। पानी कई घरों के अंदर पहुंच गया, जिससे लोगों के घरों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में यास तूफान से भारी नुकसान हुआ है। कई इलाकों में कमर तक पानी में लोग फंसे हुए नजर आए। मौके पर मौजूद एनडीआरएफ की टीमें अभी भी राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ के जवान रस्सी के सहारे लोगों को पानी से बाहर निकाल रहे हैं। जान की परवाह किए बिना जवान छोटे छोटे बच्चों का रेस्क्यू कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। जगह जगह पेड़ गिर गए हैं। समुद्र में उठे तूफान की वजह से दीघा में एक स्कॉर्पियो पानी में तैरती नजर आई। जिस ठोस जगह पर इस गाड़ी को पार्क किया गया था वो भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। बाद में जेसीबी मशीन के सहारे इस गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश की गई। फिलहाल हल्की हल्की बारिश है, हवाएं भी चल रही है, लेकिन अभी भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की तरफ से ग्रामीण इलाकों के लोगों को खासकर कहा गया है कि अभी भी घर से बाहर ना निकले, क्योंकि तूफान अभी भी यहाँ से ज़रूर पास किया हुआ है, लेकिन 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा अभी भी तूफान यहाँ देखने को मिल सकता है। और पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में लोग तूफान के आने से पहले ही पलायन करते हुए नजर आए। समुद्र के नजदीक रहने वाले लोग सुरक्षित जगहों की ओर जाने लगे। इस दौरान रास्ते पर कहीं कहीं कमर भर पानी दिखा। इंसान के साथ पशु भी इस तूफान के बीच संघर्ष करते नजर आए। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं पानी का बहाव। ये समुद्र का पानी शहर में अंदर रिहायशी इलाके में अंदर घुस आया है। इंसान के साथ साथ जानवरों की जिंदगी भी खतरे में, आप देख सकते हैं। यास तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में समुद्र किनारे ऊंची ऊंची लहरें उठी। समुद्र की इन डरावनी लहरों को लोग दूर से देखते हुए नजर आए। समुद्र में उठी लहरों का असर आसपास के इलाकों में भी साफ देखा जा सकता था। हवा की गति इतनी तेज है कि यहाँ खड़े रहना भी मुश्किल है। आप देख सकते हैं मैं फिलहाल ओल्ड दीघा में खड़ा हूँ और इतनी ऊंची ऊंची लहरें यहाँ, ये देखिए कितनी ऊंची लहरें यहाँ सुबह से, और ये लहरें और भी ऊंची होती जा रही है। पश्चिम बंगाल और ओडिशा की सीमा पर बसे उदयपुर में तूफान यास ने बड़ी तबाही मचाई है। यहाँ कई घर और दुकानें तहस नहस हो गई। चेक पोस्ट पर जहां बैरिकेडिंग की गई थी वो बैरिकेडिंग उड़कर दूसरी जगह पड़ी हुई मिली। कुल मिलाकर तूफान के रास्ते में जो कुछ आया उसके परखच्चे उड़ गए। यास तूफान बालासोर से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में टकराया। यास तूफान के गुजरते वक्त बालासोर के तट पर समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें दिखाई दी। तेज लहरों ने समुद्र किनारे बनी दुकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सीढ़ियों तक तो पानी आ चुका है, तो समुद्र की लहरें लगातार उफान पर हैं। अगले कुछ घंटे खतरों से खाली नहीं है, लेकिन समुद्र भी ये जानता है कि आज अपना वो चेहरा दिखाएगा जो कभी कभी दिखता है। और ये यास तूफान बंगाल में बर्बादी लेकर आया है। दक्षिण 24 परगना का एक बड़ा इलाका जलमग्न हो गया है। तेज हवा और जोरदार बारिश ने तबाही मचाई है। कई गांव पानी में डूबे नजर आए। हजारों घरों और पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। तेज बहाव में घर के जमींदोज हो जाने के बाद लोग सड़कों पर समय बिताने के लिए मजबूर हैं। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। बंगाल में बर्बादी लेकर आया ये यास तूफान।
अब तूफान यास पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए कोस्ट गार्ड की टीमें लगातार समुद्र में गश्त लगा रही हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर समुद्र में कहीं कोई फंसा हुआ है तो उसकी जान भी बचाई जा सके। तो बंगाल के समुद्र में कोस्ट गार्ड अलर्ट अनाउंसमेंट्स की जा रही हैं और ये अनाउंसमेंट पिछले 2 दिनों से चल रही हैं। जो भी मछुआरे समुद्र के अंदर थे, जो भी बोट समुद्र के अंदर थी, उनको इस अनाउंसमेंट के जरिए आगाह किया गया आते हुए खतरे को देखते हुए, और उन्हें वहां से हटाया गया। और इस समय जिस समय ये तूफान आया हुआ है, पश्चिम बंगाल की ओर बढ़ रहा है ये तूफान, कोस्ट गार्ड पूरी मुस्तैदी के साथ समुद्र में मौजूद है और लोगों को मदद पहुंचाने की कोशिश अगर कोई समुद्र में फंसा हुआ है। यास तूफान की वजह से उड़ीसा के पारादीप में मछुआरों को काफी नुकसान हुआ है। तूफान की वजह से मछुआरों की कई नाव तबाह हो गई हैं। पारादीप में कई इलाकों में लोगों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तो आप देख सकते हैं कि तूफान ने इतनी तबाही मचाई है, कई नाव क्षतिग्रस्त हुई हैं, मछुआरों का बहुत नुकसान हुआ है। कई साल की आमदनी लगाकर मछुआरे एक नाव खरीद पाते हैं और उस नाव का इस तूफान ने ये हाल किया। ओडिशा के धामरा में यास तूफान के टकराने के बाद भारी बारिश शुरू हुई। निचले इलाकों में कई जगह समुद्र का पानी भर गया। हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि कुछ दुकानों के शीशे टूट गए। धामरा में तूफान से नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। तो आप देख सकते हैं गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। ये देखिए किस तरीके से टूट फूट हुई है इस तूफान के चलते हुए। दुकानों के शीशे टूट गए, घरों को भी नुकसान पहुंचा। जो गाड़ियां पार्किंग में खड़ी हुई थी उनके शीशे टूटे, उनको भी नुकसान पहुंचा। तो कुल मिलाकर काफी नुकसान लेकर ये यास तूफान आया। ओडिशा के भद्रक में तूफान यास की वजह से जमुझाड़ी में 11 किलोमीटर लंबी सड़क पानी में डूब गई। या तूफान की वजह से भारी बारिश हुई है। जनहानि ना हो, नुकसान कम से कम हो, इसके लिए क्विक रिस्पांस टीम मौके पर मौजूद रही। समुद्र और तट में अब समानता ही हो गई है, क्योंकि अंतर खत्म हो चुका है। मैं इस समय हूँ चांदी पर बीच पर। देखिए ये तट, ये बीच जो पूरा टूट चुका है। यहाँ सीढ़ियाँ थी लेकिन अब सीढ़ियाँ नदारत है। समुद्र ने इतनी तेज थपेड़े मारी हैं और इतनी ऊंची लहरें हैं, करीब 8 से 10 मीटर ऊंची लहरें हैं। और यास तूफान के खतरे के बीच सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। सेना के जवानों ने तूफान से प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया। सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन में वायुसेना के जहाज भी शामिल हुए। वायुसेना के जहाज का इस्तेमाल एनडीआरएफ की रेस्क्यू ऑपरेशन में भी किया गया। ओडिशा के बालासोर में एक 6 महीने की बच्ची और उसकी मां को नई जिंदगी मिली है। एनडीआरएफ के जवानों ने जिस बच्ची और उसकी मां का रेस्क्यू किया वो एक कच्चे घर में फंसे हुए थे। मां और बच्ची समेत कुल 4 लोगों को बचाया गया। सभी को पास के एक स्कूल में फिलहाल शरण दी गई है। बालासोर से 20 किलोमीटर दूर दक्षिण में ये तूफान टकराया है। तूफान के बाद बालासोर में क्या है हालात, हमारी संवाददाता मनोज्ञा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। ट्रेन का इंजन निकल गया है, अब बोगियां जा रही हैं और उसके बाद जब तक लास्ट गार्ड की बोगी आएगी उस समय और ज्यादा खतरे के साथ आएगी, क्योंकि वो लाल झंडे के साथ आएगी और हो सकता है कि ज्यादा नुकसान और तबाही पहुंचाए। यानी कि टेल ऑफ द साइक्लोन, जो कोनिकल शेप का ये साइक्लोन है, अनलाइक अदर्स इस बार चैलेंज का कई गुना ज्यादा भी है, क्योंकि इसने अपनी 2-3 बार जगह बदली, इसने अपनी स्पीड बदली, कई बार कई घंटों तक स्टैग्नेंट रहा, बहुत ज्यादा मॉइस्चर गेन किया। और अभी मैं अगर आपको बता दूं, मेरे खड़े रहने में मुझे इतनी यहाँ पर दिक्कत हो रही है कि अपनी बॉडी का बैलेंस बनाना भी उतना मुश्किल हो रहा है इन तेज हवाओं की वजह से। कभी बालू आ रही है मुंह पर, कभी पानी आ रहा है। यानी कि 3 से 4 घंटों तक ये पूरा लैंडफॉल की प्रक्रिया चलती है, जो इन सारे इलाकों में, तटवर्ती इलाकों में खास तौर से हो रही है। अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिला प्रशासन की ओर से और राज्य सरकार की ओर से भी रेस्क्यू वर्क इमीडिएटली नहीं शुरू किया जाता है। यानी कि अभी भी लोगों को हिदायत दी जाती है कि वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जैसे इन सारे इलाकों में भी इनको खाली रखा गया है और ये भी ध्यान में रखा गया है कि जितना संभव हो सके लोगों को हटाया जाए। एसोसिएशन यानी आईएमए ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है और कहा है कि रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाया जाना चाहिए। जिस तरीके से रामदेव वैक्सीनेशन को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं,
उसको लेकर देशद्रोह का केस रामदेव के ऊपर चलाया जाना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी है। जिस तरीके से बाबा रामदेव का एक वीडियो सामने आया था, उसमें वो कह रहे थे कि डबल डोज वैक्सीन लगवाने के बाद भी बहुत से डॉक्टरों की जान चली गई है। उसको लेकर आईएमए ने पहले भी अपनी नाराजगी जताई थी। उसके बाद बाबा रामदेव से स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा था, और अब आईएमए की ये मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि रामदेव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए।